दोस्तों, जब मेरी पोस्टमैन की नौकरी पक्की हुई तो परिवार से लेकर सभी नाते रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अब बेसब्री से इंतज़ार था पोस्टिंग का। और जब महीने बाद मेरी पोस्टिंग गुन्नौर के वकील पोस्ट ऑफिस में हुआ तो मेरे परिवार का मुंह उतर गया। दरअसल वकील पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत सी डरावनी अफवाहें फैली हुई थी, जिस वजह से मेरे घर वालों को मेरी चिंता होने लगी थी। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए ये नौकरी तो नहीं करेगा, पर बात सरकारी नौकरी की थी, लिहाजा मैंने किसी तरह माँ को मना ही लिया और तय तारीख के दिन मैंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पोस्ट ऑफिस में पहला दिन तो कामकाज समझने में बीत गया और जब ड्यूटी से फ्री हुआ तो भगत जी के साथ मैं पहुंचा सरकारी क्वार्टर, जो पोस्ट ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था। अगले 1-2 दिन तो मुझे काम समझते हुए बीत गए और तीसरे दिन मुझे 3 चिट्ठियां मिली पहुंचाने के लिए। सबसे पहली चिट्ठी जो थी वो थी दरोगा बंसी की, जो अब रिटायर हो चुके थे। उनके यहाँ चिट्ठी पहुंचाने और दुआ सलाम करने के बाद मैं पहुंचा अपनी दूसरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए हजारी लाल के यहाँ पर। नाम से तो आपको लग ही रहा होगा कि भाई साहब पैसे वाले होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक मामूली किसान थे जिनका इकलौता बेटा शहर गया हुआ था और उसी की बदौलत घर चल रहा था। हजारी लाल जी के घर के बाद मैं पहुंचा मनसुख जी के यहाँ और उनके यहाँ चिट्ठी देने के बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास मैं पोस्ट ऑफिस लौट आया। इसके बाद धीरे धीरे गांव भर में अच्छी जान पहचान हो गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर माँ का डर अभी भी बना हुआ था। जब भी मैं अपने घर जाता तो वो यही कहती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तू नौकरी छोड़ दे या फिर कहीं और तबादला करवा ले। माँ को ये बोलकर दिलासा दे देता कि 2-3 महीने बीत जाने दो, फिर तबादला करवाता हूँ। खैर 2 से 3 और 3 से 4 महीने बीत गए, पर मैंने तबादला नहीं करवाया। करवाता भी भला क्यों, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था और गांव के बहुत से लोगों से अच्छे रिश्ते बन चुके थे। ऐसे में भला कैसे चला जाता। फिर सितंबर का महीना शुरू हुआ तो भगत जी ने कहा, गोपाल कल तुम्हें स्टेशन जाना होगा चिट्ठियाँ लेने के लिए, क्योंकि मैं आज रात ही अपने गाँव के लिए निकल रहा हूँ, कल रात तक लौटूंगा। दरअसल हमारे पोस्ट ऑफिस के लिए ज़्यादा चिट्ठियाँ नहीं आती थी, जिस वजह से भगत जी ही सुबह सुबह स्टेशन से चिट्ठियाँ ले आते थे जो ट्रेन से आती थी। भगत जी की बात सुनकर मैंने कहा, आप निश्चिंत रहो, मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा। इसके बाद भगत जी ने कहा, वो तो ठीक है, पर जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तो स्टेशन पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसके दोनों हाथों में एक जैसा झोला होगा। वो तुम्हें देखते ही पूछेगा, वकील डाकघर। इस पर तुम सिर्फ हाँ में सिर हिलाना और फिर वो आदमी अपने दोनों हाथ आगे करेगा। उसके आगे हाथ करते ही तुम सीधा हाथ वाला झोला लेकर बिना कुछ बोले चले आना। भगत जी की ये बात सुनकर मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि ये क्या ड्रामा है, चिट्ठियाँ ही तो लानी है, फिर ये फालतू का माथा पिच्ची क्यों। खैर उस वक्त तो मैंने भगत जी के मुंह पर कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। इसके बाद भगत जी रात वाली गाड़ी से अपने घर के लिए निकल गए और मैं पैर पसार कर सो गया। फिर मैं सुबह तड़के ही तकरीबन 5 बजे उठा और फ्रेश होने के बाद अपना तूफान मेल यानी अपनी साइकिल से स्टेशन के लिए रवाना हुआ। फिर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने पाया कि एक आदमी अपने दोनों हाथ में एक साथ झोला लिए खड़ा है। उसे देखते ही जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा, वकील डाकघर। पता नहीं क्यों मैं मुंह से बोलने की जगह मैंने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया, और जब उसने अपने दोनों हाथ आगे किए तो मैंने अपने सीधे हाथ वाला झोला ले लिया। मेरे झोला लेते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट देखी। खैर मैं वो झोला लेकर पोस्ट ऑफिस लौट आया, पर मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं मैं गलत झोला तो नहीं ले आया। फिर जब मैंने उस झोले से चिट्ठियाँ निकाली तो मैंने पाया कि वो सारी चिट्ठियाँ हमारी पोस्ट ऑफिस की हैं, मतलब कि मैं सही झोला लाया था। इसके बाद सभी चिट्ठियों को जगह के हिसाब से अलग करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी चिट्ठियाँ बांटने। सारी चिट्ठियाँ बांटने के बाद अब एकमात्र चिट्ठी बची थी, पर जब मैंने उस चिट्ठी को देखा तो मैंने पाया कि उस चिट्ठी पर पते की जगह पर नक्शा बना हुआ है। मैं ये देखकर तो हैरान था, क्योंकि जब मैंने चिट्ठियाँ अपने बैग में रखी थी तब ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं थी। फिर ये चिट्ठी कहाँ से आई? चूँकि उस चिट्ठी पर कोई भी एड्रेस नहीं था, लिहाजा मैं उस चिट्ठी को अपने साथ वापस ले आया। पर मैं वापस आने के बाद भी उसी चिट्ठी को देखता रहा और उस पर बने नक्शे को समझने की मैं कोशिश करने लगा, पर कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब दिन की ड्यूटी खत्म हुई तो मैं क्वार्टर पहुंचा, जहां भगत जी पहले से क्वार्टर में मौजूद थे।
भगत जी को देखते ही मैं बोला, घर पर सब कुशल मंगल है ना भगत जी? इस पर भगत जी मेरे को जवाब देने की जगह बोले, पहले तुम ये बताओ, तुम सुबह स्टेशन गए थे डाक लेने के लिए? इस पर मैंने उन्हें जवाब देते बोला, हाँ गया तो था, तभी तो चिट्ठियाँ देने गया था और अभी लौटा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद भगत जी ने लंबी सांस ली और मुझसे बोले, तुम्हें सीधे हाथ वाला ही झोला लिया था ना? इस पर मैंने कहा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि आपने बताया था, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये सब सुनने के बाद जाकर भगत जी ने कहा, हाँ घर पर सब ठीक है। इसके बाद रात का खाना पीना करने के बाद जहाँ भगत जी गहरी नींद में डूबे हुए थे, तो वहीं मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता तो उसी चिट्ठी के पीछे छपा नक्शा मेरी आंखों के सामने उभर आता। पर रात जैसे जैसे गहराती गई वैसे वैसे मेरी पलक भी भारी होने लगी और फिर कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत चक्का रह गया। दरअसल मैं उस वक्त किसी घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरा पूरा शरीर भींगा हुआ था, शरीर पर बहुत जगह चोटें लगी थी जिनसे खून बह रहा था। मैं अभी कुछ समझ पाता कि तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे के खुलते ही मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। पर मेरे दोनों घुटने चोटिल थे जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी वहीं पर खड़ा रहा। और जब उस दरवाजे से निकलकर एक बुढ़िया सामने आई तो मुझे लगा कि डरने वाली तो कोई बात नहीं है। वो बुढ़िया बाहर आते ही बोली, डाक बाबू आ गए तुम, लाओ मेरी चिट्ठी दे दो। उस बुढ़िया के ये कहते ही मेरा ध्यान मेरे कंधे पर लटके बैग पर गया और जब मैंने बैग में हाथ डाला तो उसमें एक चिट्ठी मिली। फिर जब मैंने उस चिट्ठी को बैग से बाहर निकाला तो मैंने पाया कि वही नक्शे वाली चिट्ठी है। तभी उस बुढ़िया ने कहा, अंदर आ जाओ। पर अब मुझे डर लगने लगा था जिस वजह से मैंने कहा, नहीं नहीं मुझे अभी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। इस पर वो बुढ़िया मेरे थोड़ा करीब आते हुए बोली, इस वक्त पता है अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, इस वक्त भला क्या काम है तुम्हें? वैसे भी मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम चिट्ठी पढ़कर सुना दो फिर चले जाना। ये बोलकर वो बुढ़िया घर के अंदर जाने लगी और मजबूरन मुझे भी उसके घर में जाना पड़ा। फिर जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने पाया कि घर के हर कोने में गंदगी फैली हुई है, मकड़ी के जाले, बिस्तर पर जमी हुई धूल। ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुढ़िया इसी घर में रहती है। मेरे अंदर आते ही बुढ़िया ने वहीं बगल में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ बेटा। उस कुर्सी की हालत भी उसी बुढ़िया की तरह थी। देखने से लग रहा था कि वो कुर्सी मेरे बैठते ही टूट जाती। तो मैं हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं अम्मा मैं ठीक हूँ, मैं आपको चिट्ठी पढ़कर सुना देता हूँ। मेरे इतना कहते ही वो बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है बेटा सुनाओ। फिर मैंने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, अम्मा इस बार काफ़ी वक्त लग गया इस डाकियों को आप तक पहुँचाने में, पर तुम चिंता मत करना, इसके बाद जल्दी दूसरे डाकियों को भेज दूंगा। तुम इस डाकियों को पुराने कीकड़ के पेड़ से उल्टा लटकाकर इसके सिर में कील ठोक देना। इतना पढ़ते ही मैं गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है, तुम पागल हो क्या? मेरे इतना कहते ही वो बुढ़िया बड़े आराम से बोली, अरे आगे क्या लिखा है ये तो बताओ। इस पर मैंने वो चिट्ठी वहीं पर फेंकते हुए कहा, ये लो तुम्हारी चिट्ठी, किसी और से बाकी का पढ़वा लेना। ये बोलकर मैं जैसे उस घर से बाहर निकला तो बाहर का हाल देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मेरे सामने बहुत सारे घने कीकड़ के पेड़ थे और हर कीकड़ के पेड़ से डाकियों यानी कि पोस्टमैन उल्टे लटके हुए थे, जिनमें से किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी की आंखों में कील गड़े हुए थे। उन झूलते हुए लाशों को देखकर मैं समझ गया था कि मेरा भी हर्ष ऐसा ही होने वाला है। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि बिना देरी किए यहाँ से भागो। और जब मैंने भागना शुरू किया तो पता चला कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं जिधर भी भागता लौटकर उसी बुढ़िया के घर के सामने आ जाता। जल्दी मुझे एहसास हो गया कि यहाँ से भागा नहीं जा सकता, पर तब तक डर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सामने कीकड़ के पेड़ों से उल्टी लटकी डाकियों की लाश मुझे हदास कर चुकी थी और रह रहकर माँ की बात याद आ रही थी कि काश मैं माँ की बात मान लेता तो शायद आज इस दहलीज तक नहीं पहुँचता। अभी मैं अपनी माँ को याद ही कर रहा था कि तभी पीछे से उसी बुढ़िया ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे बेटा पूरी चिट्ठी तो पढ़कर सुना दो। उस वक्त तो मेरा दिल कर रहा था कि उस बुढ़िया के सिर में मैं ही कील ठोक दूं, पर ऐसा करना सरासर मूर्खता होती। लिहाजा मैं शांत रहा और जब मैं उस बुढ़िया की तरफ पलटा तो मैंने पाया कि अब जो बुढ़िया मेरे सामने खड़ी है वो कोई दूसरी बुढ़िया है जिसे मैंने चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी। वो ये बुढ़िया नहीं थी। फिर जब उस बुढ़िया ने मुझे अपनी चिट्ठी पकड़ाई तो मैंने पाया कि ये चिट्ठी भी दूसरी थी। और जब मैंने उस चिट्ठी को खोला तो चिट्ठी में लिखा था कि भूल कर भी मत पढ़ना। दरअसल वो एक चेतावनी थी, क्योंकि भूल कर भी मत पढ़ना वो एक अलग ही स्याही से लिखी हुई थी।
साथ ही हैंडराइटिंग भी बिल्कुल अलग थी। मैं ये समझते ये सोचने लगा कि चिट्ठी को पढूं नहीं तो क्या करूं। दूसरी तरफ वो बुढ़िया मेरी चिट्ठी पढ़ने का वेट कर रही थी और जब मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही वक्त लगा दिया चिट्ठी पढ़ने पर तो उस बुढ़िया ने कहा, क्या हुआ बेटा, चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? उस बुढ़िया के इतना बोलते ही मैंने कहा, वो क्या है कि अम्मा, मैं अपना चश्मा घर पर भूल आया हूँ और बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। ये सुनते ही वो बुढ़िया चुपचाप उस घर में चली गई और मैं फिर से वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगा, पर उस कीकड़ के पेड़ों के बीच मुझे रास्ता नहीं बल्कि अंत नजर आ रहा था। तभी मुझे उन कीकड़ों के पेड़ के पीछे कुछ हलचल दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कि कोई है जो पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ है। फिर जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर हलचल हो रही थी, उस पेड़ के पास पहुंचते ही मेरे सामने एकदम से एक आदमी आ गया जिसने मेरी तरह डाकिये वाली वर्दी पहनी हुई थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि ये काफ़ी महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। मैं अभी उस दूसरे डाकियों को ही देख रहा था कि तभी वो बुढ़िया फिर से आवाज़ देते हुए बोली, अरे बेटा आओ। इतने में ही वो दूसरा डाकिया कहीं पर गायब हो गया और मुझे मजबूरन उस बुढ़िया के पास जाना पड़ा। जब मैं उस बुढ़िया के पास गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कीकड़ के पेड़ की तरफ लेकर जाने लगी जहाँ मरे हुए डाकियों की लाश लटकी हुई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस बुढ़िया ने उन पेड़ों से लटक रहे एक लाश को नीचे उतारा और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली। आंखें बाहर निकालने के बाद वो बुढ़िया बोली, लो बेटा, इन आंखों को लगा लो, फिर मेरी चिट्ठी पढ़ देना। जहाँ ये देखते मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे कि तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पैरों में रस्सी बंधी हुई है। इससे पहले मैं उस रस्सी को खोलता कि तभी एक झटके के साथ रस्सी खींची और मैं वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते ही मेरा माथा जोर से झन्नाया और उस झन्नाट के साथ ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं कीकड़ के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। और जब मेरी नज़र उस पहले वाली बुढ़िया पर पड़ी जिसे मैंने वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी और जब मैंने उस बुढ़िया के हाथों में कीले और हथौड़ा देखा तो मैं समझ गया कि कुछ ही देर में मेरा सिर छिदने वाला है। अब मौत का टाइमर चलने लगा था और जब वो बुढ़िया मेरे ठीक सिर के सामने खड़ी हुई तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। तभी वो बुढ़िया बोली, क्या करूं इसका, इसने पूरी चिट्ठी पढ़ी नहीं। उसके इतना कहते ही जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वही स्टेशन वाला आदमी उस बुढ़िया के सामने खड़ा है। उस आदमी ने एक नज़र मेरे को देखा और मुस्कुराया। फिर वो उस बुढ़िया को अपने साथ घर के भीतर ले गया और अभी वो दोनों अंदर गए ही थे कि तभी मैंने देखा कि उस घर के पीछे से भगत जी सामने आए। उन्होंने जल्दी से मुझे उस पेड़ से उतारा और फिर अपने साथ उसी रास्ते से ले गए जिस रास्ते से वो आए थे। वहाँ से निकलने के बाद जब हम दोनों वापस सरकारी क्वार्टर पहुँचे तो भगत जी ने कहा, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सही वक्त पर उस चिट्ठी के बारे में पता चल गया और मैंने उस स्टेशन वाले का पीछा करके तुम तक पहुँच गया। फिर जब मैंने भगत जी से पूछा आखिर कौन है वो दो बुढ़िया और इस चिट्ठी का खेल, तो इस पर भगत जी ने कहा, तुम इस बारे में ना ही जानो तो ही अच्छा है, और हाँ, कल सुबह होते ही तुम ये काम छोड़कर अपने घर चले जाना और भूल से भी यहाँ वापस मत आना। और मैंने ठीक वैसा ही किया। सुबह होते ही अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर मैं घर लौट आया। फिर कभी मेरा बखेल डाकघर जाना नहीं हुआ, पर सुनने में आया कि मेरे काम छोड़ने के चंद महीनों बाद भगत जी कहीं पर गायब हो गए और उस पोस्ट ऑफिस को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।